हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 6। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का छठा वीडियो है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का बेटे हमारा टारगेट है कार्बोक्सिलिक एसिड का परिचय। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम समझेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का नाम कैसे लिखा जाता है आईयूपीएसी पद्धति में और सामान्य पद्धति में। ठीक है बेटे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में समावयवता, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें कौन कौन सी समावयवता हमें देखने को मिलती है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कह सकते हो। ठीक है बेटे, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटे, तो सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो बेटे ध्यान से समझेंगे। मान लो आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप है। जब किसी एल्काइल या आपके पास कोई एराइल ग्रुप है, ARYL, एराइल ग्रुप ऐसा होता है जैसे फिनाइल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग वाला। तो हमने यहां लिखा है जब किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ, ग्रुप माने समूह, ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बेटे? COOH ग्रुप। तो इस प्रकार बनने वाला यौगिक, समझ रहे आप? इस प्रकार बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है बेटे? इस प्रकार बनने वाला यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। तो इसे कहते हैं बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड। जब किसी एल्काइल ग्रुप के साथ या किसी एराइल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो। ठीक है बेटे, जैसे हम इसके एग्जांपल लेते हैं। चलो, जैसे मैं आपको कहूं कि आप एक एल्काइल ग्रुप लो CH3 और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है COOH, तो इस तरह जो यौगिक हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो इसका नाम एसिटिक एसिड है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा। यदि आप CH3 की जगह H लिख दोगे और इसके ऊपर COOH जोड़ दोगे तो ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? फॉर्मिक एसिड। अच्छा, यदि आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, देखो ये क्या बनाया मैंने, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर COOH जोड़ दिया। हमने यहां लिखा है ना एराइल ग्रुप, तो बेंजीन रिंग मींस C6H5। इसे बेंजीन रिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
बेंजीन रिंग ना बनाओ, C6H5 लिख दो और आगे लिख दो COOH। तो ये दोनों एक ही यौगिक हैं। ठीक है बेटे। तो बेंजोइक एसिड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है। इनके नाम ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में भी आज हमें बात करनी है। ठीक है बेटे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमने क्या समझा है बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने समझा है जब किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर या फिर एराइल ग्रुप के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा होता है तो इस तरह जो हमें यौगिक प्राप्त होता है या यौगिक बनता है उस यौगिक को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटे। अब हम अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। अब हम पढ़ेंगे बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण। बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण आप कई आधारों पर कर सकते हो। उनमें से जो सबसे पहला आधार है उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटे। सबसे पहले हम वर्गीकरण करेंगे COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर। COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें कितने COOH ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो उस आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यदि इस आधार पे मैं आपको कहूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं तो बेटे इस आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। यदि आपसे कोई पूछता है कि COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर ABC करके पढ़ेंगे इन्हें। नंबर ए तो होते हैं बेटे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। मोनो माने क्या होता है? एक। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिसमें एक COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। मैं लिख दूं इनमें एक COOH ग्रुप या समूह होता है। इनमें बेटे क्या होता है? एक COOH ग्रुप होता है। जैसे चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपके जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं H और COOH, देखो ध्यान से, केवल एक ही तो COOH ग्रुप है। एक COOH ग्रुप है तो आप इसे कहोगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटे इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। HCOOH का नाम फॉर्मिक एसिड होता है। ये बात सब बच्चों को ध्यान रखनी है। क्या होता है बेटे? फॉर्मिक एसिड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इसका नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है, किस तरह है, क्या कारण है इस चीज का? कारण मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं नामकरण सिखाऊंगा। अभी रहने दो, नहीं तो एक अलग कहानी छिड़ जाएगी इसी समय। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो CH3 है और इसके ऊपर COOH जुड़ा हुआ है तो इसमें भी तो एक ही COOH ग्रुप है बेटे, तो ये भी तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटे? ये एसिटिक एसिड होता है। और बेटे यदि आपने एक बेंजीन रिंग बना दिया और इसके ऊपर COOH जोड़ दिया तो इसमें भी तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये भी तो एक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे कहते हैं बेटे बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए बेटे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, चलो तुम्हें एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। बेटे जो उच्च
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब समझते हो आप, यानी कि जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, जैसे 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 6, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा होती है, उन्हें आप कह सकते हो उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटे इन एसिड को आप कह सकते हो वसीय अम्ल। क्या कह सकते हो? वसीय अम्ल, या इंग्लिश में कहते हैं फैटी एसिड। क्या कहते हैं बेटे? फैटी एसिड। तो ये चीज भी थोड़ी सी अपनी माइंड में रखना कि जो हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा है, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कहते हैं वसीय अम्ल या फैटी एसिड। बताओ ध्यान रखोगे क्या इस चीज को? ध्यान रखोगे ना? चलो खैर, हेडिंग नंबर ए था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं हम हेडिंग नंबर बी पे। आपको पता चल गया होगा, मैं यहां लिखूंगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बेटे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ पता चल गया क्या? इनमें कितने COOH ग्रुप होंगे? 2। तो हम लिखेंगे इनमें 2 COOH ग्रुप होते हैं या उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। तो जिनमें 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसके एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो COOH ग्रुप है और नीचे भी क्या है? COOH ग्रुप। इसमें 2 COOH ग्रुप ही नजर आ रहे हैं आपको केवल। इसे कहते हैं बेटे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटे? ऑक्जेलिक एसिड। ये तो नाम आपने पहले भी सीखा हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड तो पढ़ाया आपने। इसे H2C2O4 भी कहते हैं, H2C2O4। इससे इसका अणुसूत्र आप लिख सकते हो। ठीक है बेटे? तो ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसमें 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है? अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा मैं, आप नीचे लिख लेना इस एग्जांपल को, क्योंकि मेरे पास तो जगह नहीं है बोर्ड पे और, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। इस तरह का यौगिक भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी 2 ही COOH ग्रुप हैं। इसे कहते हैं मैलोनिक एसिड। MALONIC, मैलोनिक एसिड। क्या नाम है बेटे इसका? इसका नाम होता है मैलोनिक एसिड। ठीक है? अच्छा, एक कंपाउंड एक दिन मैं पढ़ा रहा था आपको, वो कंपाउंड आया था इस तरह का, देखो इस तरह का कंपाउंड आया था कल परसों जब मैं पढ़ा रहा था आपको। बताओ आया था क्या? कि ये बेंजीन रिंग जैसा है और इसके ऊपर 2 COOH ग्रुप अटैच हैं। इस कंपाउंड का नाम होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो जब आप इन तीनों कंपाउंड्स को देखते हो, ऑक्जेलिक एसिड को देखते हो, इसके पास भी 2 COOH ग्रुप हैं। मैलोनिक एसिड को देखते हो, इसके पास भी 2 COOH ग्रुप हैं। एडिपिक एसिड को देखते हो, इसके पास भी 2 COOH ग्रुप हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके पास 2 COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, यहाँ कोमा लगा दिया ना, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटे? अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर सी पे हम पढ़ेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब है? नाम से ही पता चल गया होगा आपको। हम लिख सकते हैं इनमें 3 COOH ग्रुप होते हैं। तो यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 3 COOH ग्रुप नजर आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए
कि वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये तो है यहाँ OH, फिर एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर भी CH2 है और नीचे भी एक CH2 है, और इस पे भी जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप, इस पे भी जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप, और इस पे भी जुड़ा हुआ है COOH ग्रुप। ये जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, इसमें बेटे कितने COOH ग्रुप हैं? 3। इसलिए हम इसे कह सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम आपने सुना होगा, इसे हम कहते हैं साइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटे? साइट्रिक एसिड। आपको पता है ना कि खट्टे फल जो होते हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, या फिर कोई भी खट्टा फल जो रसदार है, उसके अंदर होता है बेटे साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों को पता है कि जितने भी ये रसदार फल होते हैं, ये सब सिट्रेसी फैमिली के मेंबर होते हैं। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कौन सी फैमिली के मेंबर हैं? सिट्रेसी। तो सिट्रेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वे सारे फल रसदार होते हैं, और उनके अंदर से जो रस निकलता है वो खट्टा होता है, और खट्टा है तो पक्की बात है वो एसिड है, और उस एसिड को हम कहते हैं साइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं बेटे? साइट्रिक एसिड। अच्छा चलो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, एक हेडिंग लिखते हैं नोट। ध्यान से समझिए जरा क्या बता रहा बेटे। हमने पढ़े मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़े बेटे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े ना हमने, जिनमें एक COOH ग्रुप होता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को आप मोनो बेसिक एसिड भी कह सकते हो। ये सब मोनो बेसिक एसिड होते हैं, क्योंकि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आयनों में टूटेगा तो एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, और जो एसिड केवल और केवल एक H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, छोड़ता है, त्यागता है, उस एसिड की हम कहते हैं कि उसकी क्षारकता 1 है, उसकी बेसिसिटी 1 है। ठीक है, या उसकी क्षारीयता 1 है। तो आप मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को मोनो बेसिक एसिड भी कह सकते हो। और जो बेटे हमने पढ़े थे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या पढ़े थे बेटे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन्हें आप कह सकते हो डाई बेसिक एसिड। ये सारे डाई बेसिक होते हैं, यानी कि इनकी क्षारीयता कितनी होती है? 2। इसी तरीके से हमने पढ़े थे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जितने भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इन्हें आप ट्राई बेसिक एसिड भी कह सकते हैं। ये चीज थोड़ी सी अपनी माइंड में रखना बेटे, रखोगे ना सब? तो इस तरीके से आप COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे तरीके पर। हम हेडिंग लिखते हैं, मैं लिख रहा बेटे हेडिंग नंबर 2, आप भी साथ साथ लिखा करो। अब हम पढ़ेंगे बेटे जो कार्बनिक समूह होता है ना, ऑर्गेनिक ग्रुप, जैसे एल्काइल या एराइल ग्रुप, उस समूह की यदि प्रकृति को देखो तो उस आधार पर भी आप वर्गीकरण कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है बेटे, तो हेडिंग देखो मैंने क्या लिखी है। क्या हेडिंग लिखी है बेटे? हेडिंग लिखी है कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इस आधार पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 3 प्रकार के। नंबर ए पे हम पढ़ेंगे, नंबर ए पे पढ़ेंगे संतृप्त, संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा बेटे? संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है? इसमें या इनमें कह दूं, इनमें जो कार्बनिक समूह होता है ना, कार्बनिक समूह यानी एल्काइल या एराइल ग्रुप,
इनमें कार्बनिक समूह संतृप्त होता है। संतृप्त होता है। संतृप्त का मतलब तो आप समझते हो। संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्डेड। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है, केवल एकल बंध उपस्थित हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि वे योगात्मक अभिक्रिया नहीं दिखा सकते हैं। संतृप्त माने पूरा भरा हुआ, ठीक है, जो योगात्मक अभिक्रिया ना दिखा सकता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यदि आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हो, तो असंतृप्त का मतलब जो योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता हो, यानी कि जो डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध मिलेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो योगात्मक अभिक्रिया दिखा सकता है। इसलिए ऐसे हाइड्रोकार्बन को या कार्बनिक समूह को आप असंतृप्त कार्बनिक समूह या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। पर यहाँ तो बेटे हेडिंग है संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि इनमें जो कार्बनिक समूह होगा, जिसे आप एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप कहोगे, वो संतृप्त होगा। कैसा होगा बेटे? संतृप्त। संतृप्त का मतलब तो आप समझते हो। संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड। क्या होता है बेटे? सिंगल बॉन्डेड। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने लिखा बेटे CH3COOH। इस उदाहरण को ध्यान से देखो। इसमें आपका COOH के साथ जो ग्रुप है वो कार्बनिक समूह है या कार्बनिक ग्रुप है। और वो कार्बनिक ग्रुप कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है। इसमें कार्बन अकेला ही है, तो सिंगल बॉन्डेड ही तो है। तो सिंगल बॉन्डेड को ही तो कहते हैं संतृप्त। तो इसका नाम तो आपको पता ही है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका बेटे? एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होने के साथ साथ संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। इस चीज को समझो ध्यान से। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इस कंपाउंड को देखो, इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3। इसे कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ये लिखा मैंने IUPAC नाम। क्या लिखा बेटे? IUPAC नाम। मैं नाम लिखने सिखाऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में सारे। तो इन्हें कहते हैं संतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, जिनमें कार्बनिक समूह कैसा हो? संतृप्त हो, माने सिंगल बॉन्डेड हो। देखो COOH के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड ही तो है इसमें, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को ही संतृप्त आप कहोगे, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर बी पे। नंबर बी में हम पढ़ेंगे असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। असंतृप्त क्या है बेटे? असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखो हिंदी के नाम और इंग्लिश के नाम एक जैसे होते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। देखो आप इसे असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखोगे हिंदी में तब भी वही बात है, और असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे तब भी वही बात है। तो आपको बेटे प्रयास करना चाहिए कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों के नाम इंग्लिश में ही लिखने चाहिए। क्योंकि यदि आप IUPAC में भी नाम लिखते हो तो IUPAC को पूर्ण रूप से केवल तभी आप फॉलो कर सकते हो यदि आप इंग्लिश में नाम लिखोगे। और यदि आप हिंदी में नाम लिखोगे तो IUPAC को फॉलो कैसे करोगे आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे करोगे प्रीफिक्स को? यदि आप इंग्लिश में नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम इंग्लिश में ही लिखने चाहिए। असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आ गया होगा। इनमें क्या लिखा था? इनमें कार्बनिक समूह संतृप्त होता है। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटे? इनमें जो कार्बनिक समूह है, पता है ना कार्बनिक समूह, इनमें कार्बनिक समूह से कहते हैं जो COOH जिसके ऊपर जुड़ा होता है। इनमें कार्बनिक समूह असंतृप्त अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्डेड
या ट्रिपल बॉन्डेड होता है। असंतृप्त है इसका मतलब वो पूरा भरा हुआ नहीं है, उसे योगात्मक अभिक्रिया दिखाने की आदत है। और योगात्मक अभिक्रिया केवल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर ही होती है। यदि डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और योगात्मक अभिक्रिया दिखा देगा। तो इनमें कार्बनिक समूह कैसा होता है? असंतृप्त, यानी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड। जैसे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखो एग्जांपल, यदि मैं आपको कह दूं कि मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर इसके ऊपर जुड़ा हुआ है COOH, तो आप COOH को देखते ही समझ जाओगे अरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। पर कार्बोक्सिलिक एसिड जिस ऑर्गेनिक ग्रुप के ऊपर अटैच है वो ऑर्गेनिक ग्रुप तो डबल बॉन्डेड है, यानी असंतृप्त है। असंतृप्त की दो पहचान है, डबल बॉन्ड दिख जाए आपको या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई सा भी बॉन्ड आपको नजर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक ग्रुप जो दिया गया है, कार्बनिक समूह जो दिया गया है, वो असंतृप्त है। तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसे कहते हैं एक्राइलिक एसिड। क्या कहते हैं? एक्राइलिक एसिड होता है बेटे, इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना है आपको, सामान्य नाम लिखा है एक्राइलिक एसिड। ठीक है बेटे। अच्छा मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कितनी हुई संयोजकता? COOH। मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड है आपके पास, इस कंपाउंड में भी आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ये भी बेटे असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसे कहते हैं क्रोटोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? क्रोटोनिक एसिड है। ये लिख दिया मैंने, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है बेटे। तो ये होते हैं असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नंबर C पढ़ेंगे हम, तीसरे तरह का कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। ठीक है बेटे। तीसरा होता है प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी पहचान पता क्या है बेटे? इसकी पहचान है कि जो कार्बनिक समूह है ना आपका, कार्बनिक समूह है, उसका हाइड्रोजन परमाणु, उसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसी दूसरे ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो, किसी ग्रुप द्वारा क्या होता है? प्रतिस्थापित, यानी हटाया गया हो, प्रतिस्थापित, सब्स्टिट्यूट करा गया हो। देखो कैसे, मैं बताऊंगा आपको, भी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहां लिखेंगे एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझना आपको। जैसे मैं कहूं CH2 और एक तीसरा H था, उसकी जगह आ गया OH और यहाँ है COOH। इस यौगिक को देखो आप ध्यान से, इस यौगिक में एक बात आपके समझ में आ रही होगी, और बात ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ C के साथ 3 H होने चाहिए थे और फिर CH3 के ऊपर जुड़ा होना चाहिए था COOH। क्या जुड़ा होना चाहिए था? COOH। देखो CH3 के ऊपर COOH, नॉर्मल तो ऐसा है, पर वो जो तीसरा H था उसकी जगह, तीसरे H की जगह कौन आ गया? OH। तो हाइड्रोजन परमाणु किसी ग्रुप द्वारा क्या हुआ? प्रतिस्थापित हुआ है, OH द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कहते हैं प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटे। और इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या नाम है बेटे? इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है बेटे। इसका एक एग्जांपल और आप लिख सकते हो, देखो ध्यान से, CH3 CHOH COOH। ठीक है। इसमें भी आप देख रहे होंगे, पहले तो CH3 आया, ठीक है, CH3 के बाद आना चाहिए था CH2 को, पर CH2 का एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ है OH के द्वारा। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है बेटे, ये लैक्टिक एसिड का है। किसका है? लैक्टिक एसिड।
पता है ना आपको? लैक्टिक एसिड पता किसमें पाया जाता है? लैक्टिक एसिड होता है दूध में, ठीक है? किसमें होता है? दूध में। दूध भी एक एसिड है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, ध्यान रखनी है आपको ये बात। जिस तरह नींबू, संतरा, मौसमी या खट्टे फल जितने भी हैं रसदार, उनके अंदर मैंने कौन सा एसिड बताया था अभी? साइट्रिक एसिड बताया था ना। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। दूध में क्या होता है बेटे? लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है? अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखो, अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका नाम आप किस तरीके से लिख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण, ठीक है बेटे? और नामकरण में सबसे पहले हम सीखेंगे, नंबर 1 करके मैं लिखता हूं, सामान्य पद्धति। सामान्य या आप निरर्थक भी कह सकते हो, निरर्थक पद्धति, ठीक है? अब ये सामान्य पद्धति किस आधार पर है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। यह है बेटे स्रोत के आधार पर। स्रोत कह दो या स्त्रोत कह दो, एक ही बात है। स्रोत के आधार पर। आपको पता है ना स्रोत या स्रोत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जहां से कोई चीज प्राप्त होती हो उसे कहते हैं स्रोत, ठीक है? जैसे ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? हमें किताबों से ही तो प्राप्त होता है। यदि हमारे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं और वे हमने अलमारी में सजा रखी हैं, हम उन्हें पढ़ते नहीं हैं, तो इसका मतलब हम किताबों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। और यदि आपके पास बुक्स कम हैं पर आप उन्हें पढ़ते हो, तो इसका मतलब आप उनका सदुपयोग कर रहे हो, ठीक है बेटे? तो इसी तरीके से हम स्रोत के आधार पर देखेंगे कि कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वो कहां से प्राप्त हुआ है, और उस आधार पर नाम लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं HCOOH से। HCOOH की बात कर रहे हैं बेटे। HCOOH का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक एसिड, FORMIC। HCOOH का सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है जी, क्यों है इसका नाम फॉर्मिक एसिड? इसका नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए होता है क्योंकि बेटे ये बनाया जाता है फॉर्मिका से। किससे बनाया जाता है? फॉर्मिका। और फॉर्मिका का मतलब होता है भूरी चींटी। क्या होता है इसका मतलब? भूरी चींटी। लैटिन भाषा का एक शब्द है फॉर्मिका, और इसका मतलब क्या होता है? भूरी चींटी। आपको पता है चींटी काली भी होती है और भूरी चींटी भी होती है। वे जो भूरी चींटियां होती है ना, उनसे बनाया जाता है फॉर्मिक एसिड। यदि भूरी चींटी आपको काट लेती है आपकी स्किन पर, आपकी त्वचा पर, तो वहां से थोड़ा सा जो है स्वेलिंग आ जाती है। इसका रीजन ये होता है कि भूरी चींटी जब काटती है तो उसके अंदर से जो लिक्विड, जो द्रव निकलता है, जिसे आप जहर कह सकते हो, वो फॉर्मिक एसिड ही होता है बेटे। और ये फॉर्मिक एसिड बहुत कमाल की चीज है। यदि बहुत सारी भूरी चींटियां आपको काट लेंगी तो आप क्या हो जाओगे? वहां से सूजने शुरू हो जाओगे, आपके स्वेलिंग आने शुरू हो जाएगी। पर बेटे वो ही फॉर्मिक एसिड हमारी चोट को भी ठीक करता है। बहुत सारी ऑइंटमेंट ऐसी हैं, चोट पे लगाने वाली क्रीम बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है बेटे? और इसका टेस्ट खट्टा होता है क्योंकि ये एसिड है। बहुत सी प्रजातियां, मनुष्य की बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं, जंगलों में निवास करने वाली आदि मानव बहुत सारे ऐसे हैं जो भूरी चींटियों को इकट्ठा करके पीसते हैं और उनकी चटनी बनाते हैं और उन्हें खाते हैं, चटनी को रोटी के साथ। तो वो खट्टी लगती है ना, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप सॉस खाते हो, आप चाउमीन में क्या डालते हो? सॉस डालते हो। आप मोमोज खाते हो, क्या डालते हो? सॉस डालते हो। आपको जो है खट्टा भोजन करने के लिए अचार की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से आप खट्टी चटनी भी बनाते हो, टमाटर की चटनी बनाते हो।
इसी तरीके से बहुत से आदि मानव ऐसे हैं जो भूरी चींटियों को पीसते हैं और उनकी चटनी बनाते हैं और उसे खाते हैं। वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है और स्वाद भी उसका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पर आपको इस प्रयोग को घर पर नहीं करना है कभी। आप घर पे इसे अप्लाई कर दो प्रयोग को। ये सिर्फ हमें समझने के लिए है, टॉपिक को थोड़ा अच्छे ढंग से समझने के लिए। तो हमें पता चला है कि जो HCOOH है उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। और हमने कहा था स्रोत के आधार पर इसका नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मिका से बनता है, और फॉर्मिका मतलब होता है भूरी चींटी। ठीक है, यदि आप बायोलॉजिकल नेम की बात करो तो शायद इसका बायोलॉजिकल नेम फॉर्मिका इंडिका होता होगा। ठीक है, अब मूव कर रहे हैं हम अगले पॉइंट पे। HCOOH के बाद जैसे मैं आपको लिखूं CH3COOH। अब इसका नाम तो आपको पता है, बार बार आप पढ़ते हो। इसका सामान्य नाम होता है बेटे एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटे? एसिटिक एसिड। अब सवाल यह है जी, इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों है? इसलिए है क्योंकि एसिटम लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है सिरका। सिरका तो पता है, चाउमीन में डलता है सिरका। ठीक है, घर में बनाते हैं देसी सिरका भी, और मार्केट से भी मिलता है सिरका, सफेद रंग वाला भी और काले रंग वाला भी। सिरके को विनेगर कहते हैं। तो बेटे ये जो एसिटिक एसिड है सिरके से बनाया जाता है, इसका स्रोत क्या है? सिरका है, इसलिए इसका नाम एसिटिक एसिड है। क्योंकि लैटिन भाषा में सिरके को कहते हैं एसिटम। ये दो भाषाएं बहुत पुरानी हैं, एक तो लैटिन भाषा, एक ग्रीक भाषा। विज्ञान में बहुत जगह प्रयोग इनका किया गया है, दोनों भाषाओं का। ठीक है बेटे, तो आपको पता होना चाहिए कि CH3COOH का नाम एसिटिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये बनाया जाता है सिरके से, और सिरके को हम कहते हैं एसिटम। HCOOH का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये बनाया जाता है भूरी चींटियों से, और उनका नाम होता है फॉर्मिका। क्या होता है बेटे? फॉर्मिका। अच्छा चलो इसकी बात कर रहे हैं। CH3CH2COOH। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 3। इसका नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड। ध्यान से देखियो, प्रोपियोनिक एसिड। सामान्य नाम या निरर्थक नाम की बात कर रहे बेटे। इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड पता क्यों होता है? क्योंकि प्रोपियोन का मतलब होता है पहली वसा। यहां लिख दूं मैं, प्रोपियोन का मतलब पता क्या होता है? पहली का मतलब प्रथम, सबसे पहला वसा। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात सिखाई थी नोट में। यूं सिखाया था कि जो उच्च आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उन्हें आप वसीय अम्ल या फैटी एसिड भी कह सकते हो। और मैंने बेटे यूं भी तो बताया था कि उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 2 से ज्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हो। इसमें कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 है। इसका मतलब ये हायर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, उच्च मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये फैटी एसिड होगा। ठीक है, फैट माने वसा, चर्बी। फैट माने वसा या चर्बी तो होता है। तो ये सबसे पहला क्या है? वसीय अम्ल है, या सबसे पहला फैटी एसिड है। और सबसे पहले फैटी एसिड को भाषा में लैटिन में कहते हैं प्रोपियोन। इसलिए 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यदि आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नजर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका नाम प्रोपियोनिक एसिड होगा। क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। देखो एक बात बताता हूं आपको, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड दोनों में डिफरेंस है उच्चारण में। यदि आप इसे प्रोपेनोइक एसिड कहोगे तो आप इसका IUPAC नाम बोल रहे हो, और यदि आप इसे प्रोपियोनिक एसिड कहोगे तो आप इसका सामान्य नाम बोल रहे हो। दोनों बातों में अंतर समझ जाना है आपको। ठीक है, IUPAC भी सिखाऊंगा अभी। अच्छा चलो इस यौगिक को देखते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 4 कार्बन है, और इसे कहते हैं ब्यूटाइरिक एसिड। ब्यूटाइरिक एसिड या ब्यूटाइरिक अम्ल। नाम हिंदी और इंग्लिश में एक जैसे ही होते हैं।
जैसे मेरा नाम हिंदी में भी कमल है और इंग्लिश में भी कमल है, ठीक है। इंग्लिश में मेरा नाम लोटस नहीं है, कमल ही है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिंदी और इंग्लिश में नाम एक जैसे होते हैं, ठीक है बेटे। तो ये है ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है बेटे। अब यहाँ इसका नाम ब्यूटारिक एसिड पता क्यों है बेटे? क्योंकि ब्यूटाइरम का मतलब होता है मक्खन या बटर। ब्यूटाइरम इसका मतलब होता है बटर। चलो हिंदी में लिख दिया बटर, बटर का मतलब मक्खन। तो मक्खन से प्राप्त किया जाता है या मक्खन में होता है, इसलिए इसका नाम 4 कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है बेटे। अब हम लेते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5वें पे COOH लिख दो। 5 कार्बन है, इसका नाम वैलेरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड। अब सवाल खड़ा हो गया जी इसका नाम क्यों है वैलेरिक एसिड, इसे भी बता दो। क्योंकि वैलेरियन का मतलब होता है पौधे की जड़। यदि वैलेरियन की बात करें, वैलेरियन, तो इसका मतलब होता है पौधे की जड़, और पौधे की जड़ों में पाया जाता है, या आप इसे पौधे की जड़ों से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है वैलेरिक एसिड, ठीक है बेटे। तो आपको एक बात ये समझनी है कि इनके जो नाम हमने लिखे हैं ना, सामान्य नाम, ये इनकी उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि चलो थोड़ा सा स्पेशल नाम देख रहे, CH3 है, फिर CH है, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH, और यहाँ आ गया COOH। तो इसमें मुख्य श्रृंखला जो है, उस मुख्य श्रृंखला में मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है, इसके बराबर वाला होगा अल्फा कार्बन और फिर होगा बीटा। 1 2 नहीं लिखते हैं यदि सामान्य पद्धति आपको लिखनी हो। यदि IUPAC होता तो 1 2 3 लिखते आप, पर आप मेन क्रियात्मक समूह के बराबर वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा पे कौन है? हाइड्रोक्सी है, ठीक है। और 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या नाम होता है? प्रोपियोनिक एसिड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा के ऊपर है हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका सामान्य नाम होगा, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। अच्छा इस यौगिक को देखो आप, चलो अच्छा, CH3 CH, इसके ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, और फिर है CH2, और फिर है COOH। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। बताओ बीटा पे कौन है? मिथाइल है, और कितने कार्बन वाला है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ब्यूटाइरिक एसिड, बीटा मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटाइरिक एसिड। तो इस तरह आप सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति में कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम लिख सकते हो, ठीक है बेटे। इतने की ही हमें जरूरत पड़ेगी, और किसी कंपाउंड की यदि हमें जरूरत पड़ी तो मैं वहीं बताऊंगा कि उसका सामान्य नाम क्या है। यदि आप इतनों को सीख गए तो समझो कि आप ज्यादातर यानी 99% सीख गए हो सामान्य नाम लिखना, क्योंकि हमारे सिलेबस में इससे बाहर मुश्किल ही आना। तो ये तो थी नंबर 1 सामान्य पद्धति या निरर्थक पद्धति। अब हम मूव कर रहे बेटे नंबर 2 पे। दूसरी पद्धति का नाम आपको पता ही होता है IUPAC पद्धति, ठीक है। IUPAC पद्धति में यदि आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखोगे तो बहुत आसान है। क्या है आसान? IUPAC पद्धति में नाम होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है बेटे? एल्केनोइक एसिड है। यहाँ आपको एल्क का मतलब पता है, एल्क कार्बन परमाणु की संख्या है, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट,
पेंट, यही तो होते हैं। कार्बन परमाणु एक है, दो है, तीन है या चार है, ये तो पता ही है आपको। ये तो सारे सिखा रखे हैं आपको पहले से ही। ठीक है, अब देखो कितना आसान है, नंबरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं कहूं HCOOH है, तो इसमें कार्बन परमाणु गिनो कितने हैं, एक है कार्बन। तो एल्केनोइक एसिड में एल की जगह क्या आ जाएगा, मीथेनोइक एसिड। इसका नाम IUPAC में मीथेनोइक एसिड है, मीथेनोइक एसिड। तो आपको केवल और केवल कार्बन परमाणुओं की संख्या गिननी है। जैसे मैं कहूं CH3COOH है, इसमें बताओ कार्बन परमाणु कितने हैं, एक और एक दो हैं। दो हैं तो इसका नाम, दो कार्बन को क्या कहते हैं, एच। एल्केनोइक एसिड को क्या कह देंगे, इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, इथेनोइक एसिड। अब जैसे मैं कहूं CH3CH2COOH, इसमें बताओ कितने कार्बन हैं, एक दो तीन हैं। तो तीन कार्बन है तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम होगा बेटे, प्रोपेनोइक एसिड होगा। जैसे मैं आपको कहूं CH3CH2COOH, इसमें कार्बन कितने, एक दो तीन चार। चार को कहते हैं ब्यूट, तो एल की जगह आ जाएगा ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा इसका नाम। अच्छा देखना जरा एक मिनट, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, पांच को पेंट कहते हैं ना, तो पेंटेनोइक एसिड। बताओ इस तरह नाम लिख लोगे क्या आप, ठीक है बेटे। अच्छा चलो एक कंपाउंड देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। CH3 है, CH है और COOH है। कितने कार्बन है ये, तीन। चलो अच्छा एक कार्बन और बढ़ाओ आप, एक कार्बन और बढ़ा रहे। हमने CH3 लिखा, फिर CH लिखा, फिर लिखते हैं CH2 और फिर लिखते हैं COOH। यहाँ जोड़ेंगे कुछ, यहाँ चलो जोड़ते हैं हम, कोई सा हेलोजन जोड़ दो, जैसे Cl जोड़ दिया। तो नंबरिंग तो इधर से ही करोगे, 1 2 3 4। बताओ मुझे ये बताओ कि तीसरे नंबर पे क्या है, क्लोरो है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। और कितने कार्बन है, चार। चार को क्या कहते हैं, ब्यूट, तो एल की जगह ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ये है इसका नाम IUPAC में। इसका IUPAC में नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। अच्छा इस कंपाउंड को भी देखो, चलो इसे तो देख लिया हमने। मान लो आपको कह दिया जाए कि COOH ऐसे है और COOH ऐसे है। सामान्य नाम तो आपको पता ही है इसका, ऑक्जेलिक एसिड है। पर यदि इसके IUPAC नाम की बात करें तो कितने कार्बन हैं, दो। तो इथेनोइक एसिड होगा, पर दो हैं, दो है ना ओइक एसिड, इथेन, इथेन डाइओइक एसिड, इथेन। भाई पहले और दूसरे कार्बन पे है ना, कि भाई ये नंबर 1 पे भी ओइक एसिड है, 2 पे भी, इथेन डाई ओइक एसिड। ये है इसका नाम IUPAC में, इथेन डाई ओइक एसिड। और यदि कोई सामान्य नाम पूछता है ना तो ऑक्जेलिक एसिड है इसका, ऑक्जेलिक एसिड, ये सामान्य नाम है। कैसा नाम है, सामान्य नाम, ऑक्जेलिक एसिड। वैसे इथेन डाइओइक एसिड है, इथेन का मतलब दो कार्बन, डाई माने दो, ओइक माने, ओइक एसिड माने COOH ग्रुप। ठीक है। अच्छा यदि इस तरह का कंपाउंड आ जाए ना कि मान लो यहाँ तो CH2 है, एक COOH ग्रुप यहाँ है और एक COOH यहाँ है। बताओ तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, इसमें भी दो ही हैं,
डाई कौन है? 2 ओइक एसिड। तो प्रोपेन डाई ओइक एसिड है इसका नाम, यदि IUPAC में आप लिखते हो। और सामान्य नाम लिखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया ही था, अभी बताया था, मेलोनिक एसिड, ये इसका सामान्य नाम है। कैसा नाम है बेटे? सामान्य नाम या निरर्थक नाम, मेलोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर, ध्यान से देखेंगे सब। अब हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में समावयवता, कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें कौन कौन सी समावयवता आपको देखने को मिलती है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे सिलेबस में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा डिटेल है। तो यदि आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो तो उसमें 2 प्रकार की समावयवता आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। कितने प्रकार की समावयवता देखने को मिलेंगी? 2 प्रकार की। और उनमें से पहली है बेटे, नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता या चेन आइसोमेरिज्म। देखो, श्रृंखला समावयवता आपने पढ़ी है 11th क्लास में, जब 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिकों के अणु सूत्र तो हों एक जैसे, पर उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला अलग अलग प्रकार की हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं श्रृंखला समावयवता। ठीक है बेटे। तो श्रृंखला समावयवता की डेफिनेशन तो आपको आती ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, C4H9COOH के यदि आप श्रृंखला समावयवी देखोगे ना, क्या देखोगे? श्रृंखला समावयवी। कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो जरा ध्यान से। देखो, एक कार्बन बनाया CH3, फिर बनाया CH2, और फिर बनाया CH2, कितने हुए? 3। और फिर बनाया CH2 और फिर बना दिया COOH। तो देखो C4H9COOH है। यहाँ देखो C कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9। C4H9 ही तो है बेटे। अब यदि आप इसका IUPAC नाम लिखोगे तो कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड होता है ना, तो पेंटेनोइक एसिड है। तो ये भी C4H9COOH का एक समावयवी है। अब यदि मैं आपको कह दूं कि एक कार्बन बनाया, दूसरा कार्बन बनाया, तीसरा कार्बन बनाया, और चौथे नंबर पे COOH लिख दिया, और इस दूसरे कार्बन पे यहाँ जोड़ दिया CH3। नंबरिंग तो इधर से ही करोगे, क्योंकि COOH ग्रुप बहुत सीनियर ग्रुप है। तो तीसरे पे मिथाइल है 4 कार्बन वाले ओइक एसिड के साथ। तीसरे पे मिथाइल है 3 मिथाइल 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड। यही तो होगा बेटे इसका नाम, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये भी एक C4H9COOH का समावयवी है। अब यदि मैं कह दूं आपको, चलो यार इस CH3 को यहां जोड़ेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहां जोड़ दिया CH3। नंबरिंग तो 1 2 3 4 ही करोगे, बस आपका 2 मिथाइल हो गया। 3 मिथाइल की जगह आप लिखोगे 2 मिथाइल, और है तो ये भी ब्यूटेनोइक एसिड। बताओ है नहीं क्या? तो ये हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ये भी एक श्रृंखला समावयवी है C4H9COOH का। अब यदि मैं आपको कह दूं कि चलो यार एक CH3 यहाँ बना दिया, कार्बन बना दिया, एक CH3 ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया, और यहाँ जोड़ दिया COOH। देखो बताओ, नंबरिंग तो यहीं से ही करोगे आप 1 2 3।
2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल 3 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड क्या होता है? प्रोपेनोइक एसिड। तो यदि आप इन कितने कंपाउंड हुए हैं, 1 2 3 4, 4 यौगिकों को देखो तो चारों यौगिक C4H9COOH के ऐसे समावयवी हैं जिनमें श्रृंखला अलग अलग तरह की, सीधी श्रृंखला, तीसरे नंबर पे ब्रांच, दूसरे पे ब्रांच, दूसरे पे दोनों तरफ ब्रांच। तो ये सारे एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हैं। तो इससे पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें श्रृंखला समावयवता हमें देखने को मिलती है। नंबर 2, 2 प्रकार की बताई थी ना समावयवता। नंबर 2 पे हमें देखने को मिलती है बेटे क्रियात्मक समूह, यानी फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। एक हमें क्रियात्मक समूह समावयवता भी देखने को मिलती है यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। किस तरह देखने को मिलती है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3COOH के समावयवी देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं और क्या उनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसके समावयवी बेटे नंबर क्या वैसे ही लिख दूं, जैसे मैं लिखूं CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये इसका समावयवी तो देखो CH3OH ही है। आप CH3COOH देखो, इसे देख लो, इसे अणु सूत्र एक जैसा होगा, ठीक है। इसका नाम है ग्लाइकोल एल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लाइकोल एल्डिहाइड। तो ये एक समावयवी है CH3COOH का। और HCOOCH3, ये तो वही है CH3COOH, ठीक है। इसे आप मिथाइल फॉर्मेट कह सकते हो, सामान्य नाम मिथाइल फॉर्मेट। ये भी एक समावयवी है CH3COOH का। और बेटे एक इस तरह का भी हो सकता है, देखो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, OH CH और यहाँ CH2 और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी इथीन ऑक्साइड। क्या नाम हो सकता है इसका? हाइड्रोक्सी तो इसकी वजह से हुआ OH की, इथीन ये 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, इथीन था पहले ये, और ऑक्साइड, इपॉक्साइड जैसी शक्ल है कुछ कुछ इसकी। तो ये भी एक इसका क्रियात्मक समूह समावयवी हो सकता है, ठीक है। देखो क्रियात्मक समूह, इसमें एल्डिहाइड OH है, इसमें COO है, एस्टर, इसमें क्या है? OH भी है और इपॉक्सी भी है। तो इसका मतलब इन तीनों समावयवी में क्या अलग है? अणु सूत्र एक जैसा है परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार का है। इसलिए मैं कहूंगा ये तीनों एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं और इस घटना को आप कह सकते हो क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से प्यारा प्यारा स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे नंबर लाने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण आप COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर कैसे कर सकते हो, और बेटे जो COOH के साथ जुड़ा हुआ कार्बनिक समूह है उसकी प्रकृति के आधार पर कैसे कर सकते हो, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के सामान्य पद्धति में नाम कैसे लिख सकते हो, और IUPAC पद्धति में नाम कैसे लिख सकते हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कौन कौन सी समावयवताएं देखने को मिलती हैं। ये सारे बेसिक कंसेप्ट हैं और कल हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके। और हमारे सिलेबस में मेन अटेंशन है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहले तो हम सीखेंगे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कौन कौन से तरीके हमें आने चाहिए, फिर हम सीखेंगे एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके, ठीक है बेटे। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो बस।
जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसका जीवन बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही अच्छा, और दूसरे लोग भी उसकी तारीफ करते हैं। शर्त यह है कि मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। ये कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है वो शॉर्टकट कभी नहीं लेता है। तो आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।